Hello, my dear students. This is Engineer Walter sir from Innovative and Smart Classes. आज आप सभी के लिए जैक बोर्ड का मॉडल सेट जो 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए अपलोड हुआ है, इस केमिस्ट्री का मॉडल सेट है ये, और इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हमने अपलोड किया था। तो स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर मैंने सब्जेक्टिव का भी कंप्लीट सॉल्यूशन बनाया है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखेंगे। तो सब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशंस पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है, तो आप सभी ज़रूर इसे देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला पीडीएफ क्वेश्चंस का है और इसके नीचे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सारे क्वेश्चंस के हल यानी कि सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो इसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। सारा क्वेश्चंस का हल सॉल्यूशंस बनाया हुआ है, आप सभी समझेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस है यहाँ पर सबसे पहला 26 से लेकर 34 तक के क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क्स के हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन का एक उदाहरण दे। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया था विलियन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। विलियन में कि दो तरह के विलियन होते हैं, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल, यानी कि एक आदर्श और दूसरा अनादर्श विलियन। तो अनादर्श विलियन उसे कहते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन यानी कि पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, और एक ऋणात्मक विचलन यानी कि नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। तो मैं आपको बता दूं कि धनात्मक विचलन वो प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, जिनका विलियन का वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब ज़्यादा होता है, और ऋणात्मक विचलन वो प्रदर्शित करते हैं जिनका वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर कम होता है, और साथ ही साथ जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, और ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन अलग होते हैं और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अलग होते हैं। तो यहाँ पर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले पूछ रहा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से हैं, तो फिनॉल एंड एनिलीन है। ठीक है दोस्तों, दूसरा उदाहरण है यहाँ पर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। होता क्या है कि जब ये दोनों को आपस में मिलाते हैं तो वाष्प दाब कम हो जाता है। जब वाष्प दाब कम हो जाता है तो इसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले विलियन, यानी कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन राउल्ट लॉ से। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण वाष्प दाब में कमी हो जाती है, वेपर प्रेशर कम बनती है, इस वजह से इस विलियन को ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि प्रतिरोध और यानी कि रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि विशिष्ट चालकता के बीच संबंध स्थापित कीजिए या संबंध दर्शाइए। तो एक समीकरण के द्वारा हमें संबंध यहाँ पे दर्शाना है। तो R बराबर होता है 1/K × L/A। ठीक है दोस्तों, K जो है कप्पा है जिसे विशिष्ट चालकता कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, R यहाँ पे प्रतिरोध है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक एक दिया गया है और इसका आईपैक नाम लिखना है। तो इससे पहले हम ओपन कर लिए हैं, ये शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ था CH3C CH3 का होल 2 ब्रैकेट के अंदर एंड देन CH2Br। तो इस कार्बन के साथ CH3 ऊपर नीचे हम लगाते हैं
तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा बन जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है तो अल्फ़ाबेट में पहले बी आएगा, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो लिखेंगे 2 डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन की संख्या लंबी श्रृंखला में 3 है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, यानी कि 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ रहा था कि चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखते हैं। उस एल्डिहाइड का नाम बताइए जो फेहलिंग विलियन टेस्ट नहीं देता। तो फेहलिंग विलियन टेस्ट और एक टॉलरेंस टेस्ट है, इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। तो वैसे एल्डिहाइड कौन होगा, जिसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो जिस पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा वैसे एल्डिहाइड। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होने की वजह से ये क्या करते हैं कि फेहलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड फेहलिंग टेस्ट नहीं देते। उसके बाद पूछ रहा है कि उस अवकारक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताइए जो नाइट्राइल को अमाइन में परिवर्तित करता है। तो ये देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, जिससे ये नाइट्राइल रिड्यूस होकर अवकरित होकर अमाइन में बदल जाता है। यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही कहते हैं अवकारण यानी कि रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, ये रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला अभिकारक कहलाता है, अभिक्रमक कहलाता है अवकारक पदार्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट संरचना पूछ रहा था आपसे। ये जटिल यौगिक दिया गया है NiCO4। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, समन्वय यौगिक है, जटिल यौगिक भी बोलते हैं इसे। तो इसकी संरचना चतुष्फलक होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्या हो, उस मोनोसेकेराइड का नाम बताइए जो सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है और इसका जब जल अपघटन की जाती है इन्वर्टेज उत्प्रेरक एंजाइम की उपस्थिति में, ये भी पूछता है एग्जाम में कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ये अपघटन होता है। तो सुक्रोज का याद रखिएगा इन्वर्टेज की उपस्थिति में होता है और ग्लूकोज का अपघटन जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ठीक है दोस्तों, तो सुक्रोज का अपघटन जब करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे अच्छे से आप याद करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमीन जो है नाभिक स्नेही के रूप में क्यों व्यवहार करता है। तो एमीन, ये आंसर है 33 का कि एमीन बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि एमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और जब भी ऐसे अणु या समूह जिसमें केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर उपस्थित हो तो उसे कहते हैं लोन पेयर डोनर यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता होता है वो नाभिक स्नेही या फिर लुईस क्षार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हिंदी में भी आंसर लिखा हुआ है। नाभिक स्नेही के रूप में व्यवहार करता है क्योंकि NH2 में नाइट्रोजन के पास एकांकी युग्म उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि क्या होता है जब एनिलीन को, इसका नाम एनिलीन है, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो याद रखेंगे जब भी ब्रोमीन एनिलीन हो या फिनोल हो, तो जब भी एनिलीन या फिनोल को ब्रोमीन जल में डालेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन और यहाँ पे फिनोल होगा तो 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनोल होगा। ठीक है दोस्तों, और याद रखेंगे इसका जो कलर होता है वाइट होता है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया, ये रिएक्शन एक तरह का परीक्षण है, एक तरह का टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अवक्षेप प्राप्त होता है जिसका कलर वाइट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था
शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है जो 35 से 42 तक है, और इसका हल हम लोग देखेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, आप इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 35 नंबर में मोलरता और मोललता में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, और साथ में पूछ रहा है कि इनका इकाई क्या है और कौन ताप पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर कह रहा है क्या होता है मोलरता, इसका संकेत कैपिटल एम होता है और मोललता का स्मॉल एम, ये हमेशा पूछता है, इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मोलरता क्या है, तो ये तो 11th में भी था और विलियन चैप्टर में है 12th के अंदर। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, यानी कि पर लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित मोल की संख्या को ही मोलरता कहते हैं, जबकि प्रति केजी विलायक में उपस्थित द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट, यानी कि प्रति केजी सॉल्वेंट विलायक में उपस्थित सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि विलय की मोलों की संख्या को ही प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर केजी, इसे मोलर भी कहते हैं, इसे मोलल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को उस विलियन का मोलरता कहते हैं, जबकि प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को उस विलियन का मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे तापमान पर कौन निर्भर करता है, तो जब हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन तापमान बढ़ने से बढ़ता है, तो आयतन बढ़ने से मोलरता क्या होगा, घटेगा, क्योंकि मोलरता जो है आयतन का यहाँ पे क्या है, उत्क्रम है। ठीक है दोस्तों, तो ताप बढ़ने से मोलरता घटता है क्योंकि आयतन बढ़ जाता है ताप बढ़ाने से, इसलिए मोलरता क्या होता है, घट जाता है। जबकि मोललता में हम आयतन नहीं लेते हैं, भार लेते हैं, प्रति केजी विलियन का विलायक का भार लेते हैं, तो भार ताप पर निर्भर नहीं करता, इसलिए मोललता भी ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 36 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है केमिकल काइनेटिक्स से, रासायनिक बल गतिकी से। यह अभिक्रिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का विघटन डिकम्पोजिशन है, जिसमें 2 मोल NO मिलता है, ठीक है, प्लस 1 मोल ऑक्सीजन मिलता है। तो इस अभिक्रिया का दर समीकरण हमने लिख दिया है, और इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये ऑक्सीजन के बनने का रेट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी पूछ सकता है NO के बनने का रेट या फिर O2 के बनने का रेट। ठीक है, तो रेट क्या होता है, रेट होता है कि अभिक्रमक यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट का रेट को ही कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस तरह से हम लिखते हैं, माइनस के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसको हम डिवाइड में लिखते हैं, नेगेटिव साइन के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को लिखा जाता है। तो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्टेंट डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई DT इक्वल टू, यानी कि इसका जो ये रेट है वो घटने का है, जो घटने का रेट होगा वही प्रोडक्ट के बढ़ने का होगा, यानी कि जिस रेट से रिएक्टेंट घटेगा उसी रेट से प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लिखेंगे, तो जिस रेट से ये बढ़ेगा उस रेट से ये भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोनों इक्वल टू में लिखा जाता है और कोफिशिएंट को डिवाइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा D, यहाँ पे D छूट गया है, यहाँ पे D हो जाएगा D कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन DT इज इक्वल टू D कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई DT। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में आप देखेंगे दिया गया है कि इसका घटने का रेट है 6.0 इंटू 10⁻⁻12 मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स। तो ये इसका रेट दिया है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, ये सभी आपस में इक्वल हैं, तो ये और ये टर्म लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये इसका रेट पूछ रहा है। तो जब ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2 इसे इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये रेट हमारा इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो रेट जो होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसलिए 2 से यहाँ पे क्या हो जाता है,
2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाता है इधर आने के बाद, तो फाइनल आपका आ जाएगा रेट ऑफ ऑक्सीजन इज 3 × 10⁻⁻12 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेम लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये तो बहुत ही सिंपल है और ये कंफर्म आता है यहाँ से 3 क्वेश्चन। ठीक है, कंफर्म अच्छे से इसको देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो ये दिया गया था, इसका नाम लिखना, आईयूपैक नाम है ये। सबसे पहले देखिए ये हमारा मेटल जो है काउंटर आयन के रूप में है, तो सबसे पहले मेटल का नाम लिखेंगे पोटासियम। टोटल जो लिगेंड है उसकी संख्या 3 है, तो ट्राई लिगेंड जो है ऑक्जेलेटो है, तो ऑक्जेलेटो। और यहाँ पे देखेंगे क्रोमियम का नाम चेंज होगा, तो ये एनाइनिक लिगेंड है और एनाइनिक लिगेंड में नाम सेंट्रल मेटल का चेंज होता है, तो इसलिए हम क्रोमियम का क्या लिखेंगे, क्रोमेट। और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि ऑक्जेलेट का होता है -2, तो टोटल 3 है तो -6 हो जाएगा। और पोटासियम का 3 प्लस -6 यानी कि -3, और उधर जाएगा राइट साइड, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेंशन करना होता है लास्ट में सारे सेंट्रल मेटल का ऑक्सीकरण अवस्था, कोड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बी में कह रहा है, ये दिया गया है, इसका आईयूपैक नाम क्या हो जाएगा। तो टोटल 5 अमाइन है अल्फ़ाबेट में। पहले आएगा, देखिए यहाँ पे 2 लिगेंड है, अमाइन और क्लोराइडो। तो पहले लिखेंगे अमाइन, पेंटामाइन, इसकी संख्या 5 है, पेंटामाइन, क्लोराइडो, कोबाल्ट 3 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में देखिए काउंटर आयन क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो बहुत ही फेमस है पोटासियम, पहले लिखा है तो पहले लिखेंगे पोटासियम हेक्सा 6 साइनाइड जो है लिगेंड है, इसका नाम साइनो लिखते हैं लिगेंड के रूप में, तो हेक्सा साइनो हो जाएगा 6 है तो। और आयरन का नाम चेंज होगा क्योंकि एनाइनिक लिगेंड है, पीरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा चल रहा है, चलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे। 38 नंबर में कह रहा है कन्वर्जन करना है, ये बहुत ही इजी कन्वर्जन है। अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्लोरीन यहाँ पे OH को सब्स्टिट्यूट करता है, आपको पता है, ये बताया गया है। बहुत ही बेस्ट मेथड है क्लोरो अल्केन यानी कि हैलो अल्केन बनाने का, और इसे डार्जन प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे SO2 HCl गैसियस फॉर्म में मिल जाता है, जिससे ये प्योर मिलता है हमें। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl बनता है, बताया गया आपको। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन है, एसिड के साथ बताया गया है एलिमिनेशन होता है वाटर का। ठीक है, विलोपन अभिक्रिया है ये, यहाँ से OH निकलेगा और इसके बगल वाला कार्बन से निकलेगा, तो बगल वाला अल्फा ये भी है, लेकिन कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा जहाँ से एल्किन जो है हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होता है। तो ये देखिए यहाँ से अगर निकालते हैं तो यहाँ पे जो अल्किन मिलेगा वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। ठीक है, दोनों तरफ यानी कि ये सिमेट्रिकल होगा, तो सिमेट्रिकल इज़ मोर स्टेबल अल्किन, सो दिस विल बी फॉर्म। ये ज़्यादा अस्थाई है अल्किन, जो कि सम्मित अल्किन है, तो हाइड्रोजन यहाँ से एक निकल जाएगा और यहाँ से OH, इस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हमारा अल्किन फॉर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे ईथर है, ईथर का रिएक्शन HI के साथ कराना है, तो आपको बताया गया है कि ईथर का रिएक्शन जब HI के साथ कराया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो ईथर का रिएक्शन HI के साथ कराने पर यहाँ पे हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे I-H+ टूटता है। तो देखेंगे यहाँ पर, यानी कि जब भी ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड के साथ होगा तो 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एक अल्काइल हैलाइड और एक एल्कोहल। तो एल्कोहल जो है आपका यहाँ पे लॉन्ग चेन कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप से बनते हैं, और यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है वो लेस कार्बन जो होगा उससे बनेगा, यानी कि ये बॉन्ड ये वाला टूट ब्रेक होगा, इसमें ऑक्सीजन पाएगा माइनस, कार्बन पे प्लस, तो इस कार्बन से आयोडीन यहाँ से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड, और H+ यहाँ आएगा तो बन जाएगा अल्कोहल, यानी कि लेसर नंबर ऑफ अल्काइल चेन विल फॉर्म अल्काइल हैलाइड, यानी कि छोटा अल्काइल ग्रुप अल्काइल हैलाइड बनाएगा, बड़ा अल्काइल चेन अल्कोहल बनाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पेप्टाइड लिंकेज पूछा जा रहा है 39 नंबर में। पेप्टाइड लिंकेज किसे कहते हैं, तो पेप्टाइड आर एमाइड फॉर्म्ड
amides formed by the condensation of NH2 group of one alpha amino acid with the COOH group of another amino acid, यानी कि दो अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बनते हैं एक बॉन्ड, उसी बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। देखेंगे ये हमने एग्जांपल लिया है, दो अमीनो एसिड है, एक का अमीनो एसिड में क्या होता है, दो ग्रुप होता है, NH2 और COOH होता है, तो दो अमीनो एसिड लिया हमने। अब यहाँ पे भी NH2 है और COOH है, तो एक अमीनो से OH और एक अमीनो एसिड से OH और एक अमीनो एसिड से H, यानी कि H2O के फॉर्म में बाहर निकलता है और इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये बॉन्ड हमने बनाया है यहाँ पे, इसी बॉन्ड को बोला जाता है पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताया गया है क्लास में, तो इसे अच्छे से आप देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पेप्टाइड लिंकेज हो गया। एमिनो अम्ल की छोटी श्रृंखला को पेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, पेप्टाइड लिंकेज दो अल्फा अमीनो अम्ल के बीच बनने वाले एक रासायनिक बंधन है। इसमें एक अमीनो अम्ल का COOH समूह दूसरे अम्ल के NH2 समूह के साथ बंध बनाता है, आपने देखा, जिससे H2O का एक अणु निकल जाता है। इस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ना। अब नेक्स्ट है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसे कहते हैं। तो द ऑक्साइड लिंकेज थ्रू विच टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जब दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच बनता है एक बंध, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बंध है। इसी बंध को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज के मिलने से एक मोल सुक्रोज फॉर्म होता है। इसीलिए जब हम सुक्रोज को अपघटित करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो हमें मिलता है वापस से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, क्योंकि इसी दोनों मोनोसेकेराइड से सुक्रोज बने होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ये ऑक्साइड लिंकेज है, इसी लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हिंदी में लिखा गया है, दो मोनोसेकेराइड के बीच ऑक्सीजन से होकर बनने वाले ऑक्साइड बंध को ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि RNA में कौन कौन सा बेस उपस्थित होता है, यानी कि क्षार उपस्थित होता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल होता है, जबकि DNA में क्या होता है, थाइमिन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, चलिए, जो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट, ये हमारा क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड है, और इसका रिएक्शन एल्कोहलिक OH के साथ हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि जब एल्कोहलिक होगा तो विलोपन होगा, यानी कि एलिमिनेशन होगा, और एक्वस होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और यही एक्वस होता तो बनता है अल्कोहल, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, Cl निकलता OH लग जाता, Cl निकलता OH लग जाता, एक्वस होता तब। लेकिन एल्कोहलिक है तो क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। ठीक है, विलोपन का मतलब हैलोजन भी निकले, यहाँ से निकलेगा हैलोजन और इसके बगल वाला कार्बन से हाइड्रोजन, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि क्लोरीन निकलेगा तो पोटासियम के साथ बनाएगा KCl, और H निकलेगा यहाँ से तो OH के साथ बनाएगा वाटर। इसी को बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। विलोपन में याद रखिएगा अल्काइल हैलाइड अल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन AgCN के साथ सिल्वर साइनाइड के साथ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, और सिल्वर साइनाइड के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन के द्वारा यहाँ पे बॉन्ड बनता है कि नहीं, तो ये बनता है आइसोसाइनाइड, यानी कि इथाइल आइसोसाइनाइड है ये हमारा, और बनेगा AgCl, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे KCN, अगर KCN होता तो साइनाइड बनता। ठीक है, डायरेक्ट कार्बन यहाँ से अटैच होता, लेकिन AgCN है तो नाइट्रोजन से होगा। ठीक है, बॉन्ड बनेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड है, और ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है। मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में, ये देखिए नेम रिएक्शन है, याद कीजिए, फिन-क्लेस्टाइन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। यहाँ पे आयोडीन का एक्सचेंज होगा क्लोरीन के द्वारा। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा, क्लोरीन सोडियम के साथ बना देगा सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल आयोडाइड। ठीक है दोस्तों, चलिए, बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, बस थोड़ा पेशेंस और रखेंगे, बहुत ही जल्द हम कंप्लीट करने वाले हैं। कार्बाइलएमीन रिएक्शन किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या है। ठीक है, कार्बाइलएमीन अभिक्रिया, द रिएक्शन इन विच एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्थानोलिक KOH टू फॉर्म आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड को ही कार्बाइलएमीन बोलते हैं। यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन जाता है जिसका स्मेल बहुत ख़राब होता है, गंदा होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे, हमने लिया है मिथाइलएमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन है, क्लोरोफॉर्म लिया हमने, और पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ एक कार्बन आता है यहाँ पे, जिस वजह से ये बनता है आइसोसाइनाइड। और बाकी देखेंगे आप यहाँ पे क्या होता है कि पोटासियम क्लोरीन के साथ बनता है KCl, 3 मोल पोटासियम है तो 3 क्लोरीन है तो 3 मोल KCl बनेगा।
और 3 मोल क्या हो जाएगा यहाँ से, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हमारा जो है कार्बन अमीन अभिक्रिया है। एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलीय कोवेज के साथ कराने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही कार्बन अमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइसोसाइनाइड फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन से आइसोसाइनाइड हमने बनाया तो इसके लिए इसका उपयोग हम लिख सकते हैं। प्राथमिक अमीन से आइसोसाइनाइड के निर्माण में It can also be used to test the presence of primary amines in the given substrate। प्राथमिक अमीन की उपस्थिति का पहचान, यानी कि प्राथमिक अमीन ही ये यहाँ पर आइसोसाइनेट देता है, बाकी कोई अमीन नहीं देता। इसका मतलब ये इसका परीक्षण भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोनोसेकेराइड क्या है। तो द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू सिंपलर यूनिट आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते उसे मोनोसेकेराइड कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज, पेंटोज। ठीक है दोस्तों, और फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लवण सेतु क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, विद्युत रसायन का, कि अ साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो यह एक यू आकार की कांच की बनी हुई नली होती है। इस नली में अगर जेल भरा होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करता है। इंपेंटेंट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। लवण सेतु दोनों अर्धसेलों के बीच परिपथ को पूर्ण करता है। यह दोनों अर्धसेलों में विद्युत अपघट्य की उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, इसी में बी में कह रहा है, एक न्यूमेरिकल दिया है, कह रहा है कि एक हमारा कंडक्टर है, उसमें हम 1.5 एम्पियर की करंट को फ्लो करते हैं 3 घंटे तक। तो पूछ रहा है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम को सेकेंड में कर देंगे कन्वर्ट और निकाल देंगे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो चार्ज इक्वल टू होता है करंट इंटू टाइम। तो करंट है 1.5 एम्पियर और सेकेंड में हम टाइम को ले लिए हैं तो 10,800 सेकेंड हो गया। तो गुना करने से हमारा जो है चार्ज आ जाता है 16,200 कूलम। ठीक है दोस्तों, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता है कि चार्ज का फार्मूला एक और होता है NE, यानी कि N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी पूछेगा तो ये फार्मूला आप लगा देंगे। चार्ज जब इवन होगा तो ठीक है, तो चार्ज का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया गया है और इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज से उसे डिवाइड कर दिया, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गया, जो बहुत ही इजीली हम यहाँ पे निकाल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, कह रहा है एक्सप्लेन विथ रीजन, कारण के साथ व्याख्या करें। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मैनी कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। संक्रमण धातु और उसके यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्यों। ठीक है, अनुचुंबकीय मतलब आपको याद होगा कि वैसे धातु या वैसे मेटल या वैसे कंपाउंड जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद द ईच इलेक्ट्रॉन हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट। और उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, इस वजह से वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, यानी कि पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसे जरूर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, और ये जो है रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों। तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, the most of the transition metals form colored compound because of the absorption of the radiation from the visible light region to jump an electron from one of the d orbital to another। यानी कि संक्रमण धातु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ये लाइट को अवशोषित करते हैं, दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद अपना जो रिक्त डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, और इसी को कहते हैं डी संक्रमण। और इसी की वजह से क्या होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि परावर्तित प्रकाश सफ़ेद ना होकर रंगीन होता है, इसलिए संक्रमण तत्वों के यौगिक अथवा आयन रंगीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारा सवाल जो है संक्रमण धातु से ही है। ठीक है दोस्तों, और उसके यौगिकों से है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन टू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है n-1d में भी होता है और ns में भी होता है, और n-1d और ns की ऊर्जा जो है, ऊर्जा के जो डिफरेंस है बहुत कम होते हैं। इस वजह से दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है दोस्तों, परिवर्तनीय होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण तत्व में उपस्थित n-1d तथा ns ऑर्बिटलों के बीच ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है, इसलिए दोनों ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, अर्थात ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मैनी कंपाउंड एक्ट्स एज गुड कैटलिस्ट। क्यों ये अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं? तो ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड प्रोवाइड सुटेबल सरफेस, सबका रीजन यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो रिएक्टेंट आपस में ज़्यादा कोलाइड करते हैं, इस वजह से ये अच्छा कैटलिस्ट होता है। दीज हैव एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेटस। दूसरा कारण है कि इनका परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो ये आप लिख लेंगे, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। पांचवा है, परमाणु ऊर्जा अधिक होती है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा क्यों होता है संक्रमण धातुओं का, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल का। तो ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स हैव ए हाईली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इनकी जो न्यूक्लियर चार्ज है, नाभिकीय आवेश है, वो बहुत ही हाई होता है। लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। धात्विक बंध बहुत ही मजबूत होता है और इसको तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है उसी ऊर्जा को कहते हैं परमाणु ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर, यहाँ पे कह रहा है ABCDE को पहचाने, यानी कि यहाँ पे परिवर्तन से दिया है। देखिए ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का संयोजन अभिक्रिया है HCN के साथ। आपको ने बताया था कि यहाँ पे हाइड्रोजन H+ और CN- में टूटता है और ये O- C+ में टूटता है, तो C+ पे आएगा CN- और O के साथ चल जाएगा H+, तो ये बन जाएगा साइनोहाइड्रीन, ठीक है। अब इसका जब हम जल अपघटन कराएंगे तो जो साइनाइड है ये ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्साइड हो जाता है कार्बोक्सिलिक में, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोपानोइक एसिड है और इसका रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ फॉस्फोरस की उपस्थिति में और फिर वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन से इस कार्बन पे, ठीक है। ये हमारा अल्फा कार्बन है और इसी पे होता है सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन का, ठीक है। बस अब बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और बाई प्रोडक्ट जो है HCl बनाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजनमैन रिएक्शन है ये, रोजनमैन। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, क्लोरीन बाहर हो गया HCl के रूप में और ये बन गया एथेनॉल क्लोराइड से इथेनॉल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही इजी है, ये इथेनॉल है, इथेनॉल का ऑक्सीकरण हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा बीच में तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये इथेनॉल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स लिखना है, कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कैनिजारो अभिक्रिया का यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन का डेफिनेशन है और इसको हिंदी में भी डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे क्या होता है कि वैसे एल्डिहाइड का ही होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को सांद्र NOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाया करता है। इसलिए हम 2 मोल एल्डिहाइड लेते हैं, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा यहाँ पे कार्बन ही नहीं है और यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इस वजह से इसका एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा सोडियम सॉल्ट, ठीक है, सोडियम का सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट, यहाँ पे सोडियम मिथेनॉइट, ठीक है। और बेंजल्डिहाइड लेंगे तो सोडियम बेंजोएट और इसका ऑक्सीडेशन से बना और रिडक्शन होगा तो बनेगा अल्कोहल, ठीक है दोस्तों। तो मिथेनॉल से बन जाएगा मिथेनॉल और बेंजल्डिहाइड से बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन अवकरण में क्या होता है कि यहाँ पर एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया जिंक अमलगम के तथा HCl से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, इसे क्लेमेंसन कहते हैं। तो यहाँ पे क्लेमेंसन में क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर भी, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और ये डायरेक्टली ये देखेंगे अल्केन में कन्वर्ट होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है तो जिससे 2 हाइड्रोजन यहाँ आता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आता है और एक पहले से है यानी कि CH3 हो गया, ठीक है दोस्तों। और 2 हाइड्रोजन यहाँ आया, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाता है, तो ये कंप्लीट रिडक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन का और इससे हम अल्केन में परिवर्तित कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन यानी कि हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये क्या होता है कि जब प्राथमिक अमाइड को जब NOH तथा ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है, इसे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाता है
कि ये कार्बन जो है यहाँ से निकल जाता है, जिस वजह से ये हमारा प्राथमिक एमीन एक कार्बन का बनता है, यानी कि एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्रोमीन NMH के साथ। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, सोडियम ब्रोमीन के साथ सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा और वाटर यहाँ से रिमूव होगा। तो याद रखेंगे, ये अमाइड जब भी लेंगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा और हमें मिलेगा अमाइन, अमाइड से अमाइन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज़ मोर वोलाटाइल देन पी नाइट्रोफिनॉल, यानी कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या है, अधिक वाष्पशील है पारानाइट्रोफिनॉल से, क्यों? तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलाटाइल देन पारानाइट्रोफिनॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है दोस्तों कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है, देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मतलब ये हो गया कि ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा है। ठीक है, तो ये आपस में ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है कि ऑर्थो में इंट्रा होता है, आपस में यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, इस वजह से इसका वेपर ज़्यादा बनता है। तो इसका क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पारानाइट्रोफिनॉल से अधिक वाष्पशील होता है, इसीलिए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होता है, विद इन द मॉलिक्यूल होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि पारानाइट्रोफिनॉल जब लेंगे तो पारानाइट्रोफिनॉल के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यानी कि अंतर आणविक होगा, और अंतर आणविक होने से वेपर कम बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंतर आणविक बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे वेपर क्या होता है, ज़्यादा बनता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, इसलिए यहाँ पे वेपर अधिक बनता है, इसलिए ज़्यादा वाष्पशील है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट दिस रिएक्शन, अभिक्रियाओं को पूर्ण करें। ये भी पूर्ण करना है, बहुत ईजी है। यहाँ पे कॉपर के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बताया था ना, ऑक्सीडेशन कॉपर के साथ भी 573 केल्विन पे होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी होता है। 2 डिग्री अल्कोहल है तो आपको पता है 2 डिग्री अल्कोहल से हाइड्रोजन जब निकल जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा तो कीटोन बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, PCC के साथ ऑक्सीडेशन कराना है, ये अल्कोहल है, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है। अल्कोहल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो ये देखिए एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अल्कोहल है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक मोल अल्कोहल 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये आपस में स्टरीफिकेशन होगा, स्टेरीकरण होगा। ठीक है दोस्तों, और बनेगा ईस्टर। ठीक है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलता है, और ये इसके साथ आके बॉन्ड बना लिया। ठीक है दोस्तों, देखेंगे ये बन गया मिथाइल प्रोपेनोएट ईस्टर। ठीक है, स्टरीफिकेशन इसे बोलते हैं। डिफाइन रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, द रेट ऑफ डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द रेट इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में घटने या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में सांद्रता में वृद्धि के दर को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। और इसे लिखने का तरीका है ये, डेल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल टी। ठीक है, ये है रेट का एक्सप्रेशन, और इसका जो इकाई है उसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अभिक्रमक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की मोलर सांद्रता में वृद्धि के दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, जब भी अभिक्रिया हम कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि सांद्रता जो है, यानी कि कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वो घटता है, अभिक्रमक का घटता है, और प्रोडक्ट का क्या होता है, बढ़ता है। तो इसी रेट को, इसी स्पीड को कहते हैं अभिक्रिया की दर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये पूरा न्यूमेरिकल है, यहाँ पे कह रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिया गया है, जो कि फॉर्मिक एसिड का है, और इसका रेट कांस्टेंट K का वैल्यू दिया है। ठीक है, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, अब कितना टाइम लगता है जब ये थर्ड फोर्थ जो है बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड फोर्थ बच जाएगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन घट कर कितना बचेगा, थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो देखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन का थर्ड फोर्थ। ठीक है, थर्ड फोर्थ क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा रिएक्शन। ठीक है, थर्ड फोर्थ कंप्लीट होगा तो क्या होगा, देखेंगे इसमें करना कुछ नहीं है, गिवन लिखना है रेट कांस्टेंट, और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा T½ का फार्मूला होता है, ये लगा देंगे तो T½ आ जाएगा, ये 0.693 अपन के का वैल्यू हमने पुट कर दिया। रेट कांस्टेंट बोला जाता है इसको, अर्ध आयु काल, यानी कि वह टाइम पीरियड जिसपे रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो आधा हो जाता है। तो जिस टाइम पे आधा हो जाता है सांद्रता अभिक्रमक का, उसी टाइम को कहते हैं अर्ध आयु। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड फोर्थ पूछ रहा है, तो जब भी थर्ड फोर्थ पूछेगा टाइम,
ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता का 3/4 अपघटन में लगने का समय। तो हमने अर्ध आयु निकाल लिया, आधा घटने में लगने वाला समय निकाल दिया। तो 3/4 यानी कि थर्ड फोर्थ निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इसी अर्ध आयु में टी हाफ में हाफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड में अर्ध आयु में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देख लिया कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, फिर से हम एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे सेपरेटली और पूरा एमसीक्यू हम कराएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्तों, और मॉडल सेट ये फर्स्ट है, सेकंड थर्ड और आने वाला है। तो सारे मॉडल सेट को हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आप अपलोड करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि सारे लोग मिलकर इसे अच्छे से तैयारी करें। और यहाँ से ज़रूर बोर्ड में 2-3 क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए मॉडल सेट को अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ भी रिपीटेड क्वेश्चन दिया गया है इस मॉडल सेट में, और यहाँ से आपको फाइनल बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे फिर अगले क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच।